2004 से 2007 दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां एक कंपनी को खरीदने के लिए लगी हुई थी। फ्रेंडस्टर, गूगल, वॉशिंगटन पोस्ट, वायाकॉम, माई स्पेस, न्यूज कॉर्प, एनबीसी, याहू, एओएल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी की सारी कंपनियां एक कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। सब चाहती थी कि कैसे भी करके ये कंपनी हमारी हो जाए, क्योंकि सबको उसमें भविष्य नजर आ रहा था। आखिर एक दिन जून 2006 में उस कंपनी का मालिक याहू से बात करने को तैयार हुआ और 22 साल का एक लड़का मुस्कुराते हुए यूं ही कैजुअली मानो कुछ नहीं हो रहा हो टहलता हुआ उस कमरे में आ जाता है। उस कमरे में एक और दिग्गज हस्ती बैठी थी, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक पीटर थिल। पीटर थिल को लगा कि आज ये 1 बिलियन लेगा और भाग जाएगा, क्योंकि 22 साल जिस उम्र में हमारे हिंदुस्तान में लोगों को रजिस्ट्री करना नहीं आता, बैंक का काम करना नहीं आता, मम्मी पापा शरणम गच्छामी पड़े हुए रहते हैं आधे से ज्यादा लोग, उस उम्र में $1 बिलियन का ऑफर टेबल पे एक नई कंपनी को। लेकिन वो युवा यूं घूमता हुआ आया और आकर क्या कहता है, फटाफट 10 मिनट में बात खत्म करो, क्योंकि मेरे को कंपनी वंपनी नहीं बेचना है, मैं तो खाली देखना चाह रहा था कि मेरी कंपनी का मोल क्या लगता है। और दोस्तों, वो कंपनी थी फेसबुक। और वो कैजुअल, केयर फ्री, हुडी डाला हुआ, हल्की फुल्की मंद मुस्कुराहट में सबको कैजुअली लेने वाला व्यक्ति था मार्क ज़करबर्ग। और आज मार्क ज़करबर्ग दुनिया के सबसे बड़े रईसों में एक है। कंपनी का वैल्यूएशन है $967 बिलियन और 23 साल की उम्र में पहला बिलियनियर बना। 23 साल की उम्र। आज इस केस स्टडी को देखने के बाद आप कम उम्र के डायलॉग मारना छोड़ दें। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप अपने ऑफिस में वर्क कल्चर कैसे बनाएं, हायरिंग की टेक्निक क्या होती है, बिजनेस में बड़ा विजन कैसे लाए, ये सीख जाएंगे। यदि आपका आज स्टार्टअप है, आपका विजन बड़ा हो जाएगा और आपको जब कोई औने पौने में खरीदने आएंगे, आप बोलेंगे भाग यहां से, नहीं बेचना है। और यदि आप एक यूथ हैं और आपने खूब सारे लफड़े झपड़े किए हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने किए होंगे, जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लेके थोड़ा बहुत ये सब और जितनी पार्टी शार्टी हो सकती है, और कई लोगों को जीवन पे बहुत अफसोस भी होगा, और कई लोग के माँ बाप ये मान चुके होंगे इसका कुछ नहीं हो सकता। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आज इस केस स्टडी को देखने के बाद आपको खुद के ऊपर नई उम्मीद पैदा होगी, क्योंकि आपको समझ आएगा, अरे मेरे अंदर भी एक मार्क ज़करबर्ग है। आपको फेसबुक की असल ताकत का अंदाज नहीं, आपको मार्क ज़करबर्ग की ताकत का अंदाज नहीं। यदि मैं ये कहूं कि उसकी ताकत 25 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर है, तो अचरज नहीं होना चाहिए। यदि हम कभी यह सुनते हैं कि यूएस के इलेक्शन में फेसबुक की भूमिका रही है, तो अचरज नहीं होने चाहिए। स्क्रीन पे आप जो लगातार आंकड़े देख रहे हैं, वो ये बताता है कि इस वक्त संसार का अधिकतम नेटवर्क, संसार की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, आपके और मेरे सारे पर्सनल प्रेफरेंस एक युवा के कंट्रोल में है। अपने आसपास किसी 11 साल के बच्चे को इमेजिन कीजिए। अक्सर उसके माँ बाप उसको छोटी छोटी चीज में गाइड करते दिखेंगे, बात बात में ये बोलते हुए दिखेंगे, बच्चे हो यार, अभी तुम बच्चे हो। 11 साल की उम्र में मार्क ज़करबर्ग ने क्या किया? उनके पिता एक डेंटिस्ट थे, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, गर्व कर लो तुम भी 10 साल डेंटिस्ट थे। तो मार्क ज़करबर्ग के पिता की क्लिनिक घर में फर्स्ट फ्लोर में थी। रात दिन पेशेंट्स का आना जाना, घर में कोलाहल मचा हुआ रहता था। मार्क ने क्या किया? उसने घर के अंदर एक इंट्रानेट बिल्ड किया, जिसमें एक कंप्यूटर से किसी भी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज कर सकते हो और घर में आपस में मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, और नाम दिया ज़कनेट। और फिर एक बार 17 साल की उम्र में एक और ऐप बनाया, नाम रखा साइनेप्स। उस जमाने का एआई आपके प्रेफरेंस के सॉन्ग सामने ला देता था। जैसे ही बनाया, चर्चित हो गया। माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एओएल आ गया, हमको बेच दो, हमको बेच दो, हम जॉब भी दे देते हैं। लेकिन मार्क तो मार्क था। मार्क ने क्या किया? सबको मना कर दिया, ऐप को ऑनलाइन फ्री पोस्ट कर दिया और खुद चले गए हार्वर्ड पढ़ने। सार क्या है? 11 साल की उम्र में भी आविष्कार हो सकते हैं। 17 साल की उम्र कोई छोटी उम्र नहीं होती। तो यदि आप यूथ हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, तो छोटी उम्र का डायलॉग मारना आज से बंद कर दीजिए। यह आपका सिर्फ एक एक्सक्यूज है। और यदि आप एक पेरेंट हैं, तो आज के बाद 11 साल के बच्चों को बच्चा मत कहिए।
जब वो कोई बड़ी बात करें, कोई इन्वेंशन की बात करें, कॉर्पोरेट बनने की बात करें, जकरबर्ग बनने की बात करें, इलॉन मस्क बनने की बात करें, स्टीव जॉब्स बनने की बात करें, पीठ पे थपथपी दीजिए, उनको बच्चे होने का एहसास मत कराइए। 2003 की वो काली शाम, मेरे लिए काली नहीं, मार्क के लिए काली, क्योंकि उस शाम मार्क का ब्रेकअप हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता वो कौन से नंबर का ब्रेकअप था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, लेकिन ब्रेकअप के बाद कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, किसी की नहीं सुनेंगे, कोप भवन में बैठे रहेंगे, कई लोग देवदास में कन्वर्ट हो जाएंगे, कई लोग वायलेंट हो जाएंगे, कई लोग साइलेंट हो जाएंगे। सब कुछ मार्क के साथ हो रहा था। मार्क बहुत गुस्से में थे और थोड़ा उन्होंने चढ़ा भी रखी थी। तो जितने भी यूथ सोचते हैं कि मेरे में ये भी गलती है, मेरे में ये भी ऐब है, या जितने भी पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे में ये सारे ऐब हैं, आज सबके लिए थोड़ा रिलैक्स होने का दिन है, सबके लिए रिलैक्स होने का दिन है। अब मार्क बैठे, मार्क को अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा आज इंसल्ट करके रहूँगा, और उन्होंने उसके खिलाफ ब्लॉगिंग शुरू कर दी, उसको अनशंड बोलने लग गए, अपशब्द लिखने लगे। इतने में एक दोस्त आया। हर किसी का ना एक कमीना दोस्त होता है, और दुनिया में सारे बुरे काम में गारंटी करके साइन मार के दे सकता हूं, एक भी गलत काम हम लोग दुश्मन के साथ नहीं करते। हर काम में दोस्त बोलता है एक बार दोस्ती के नाम, और वहीं से सारी गड़बड़ चीजें शुरू होती है। अब वो दोस्त था, उसने मार्क को सलाह दी, यार ऐसा करते हैं, तू ना इस सब लड़कियों को पकड़ और इनको ना जानवरों से कंपेयर कर। और मार्क को आइडिया अच्छा लगा, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। मार्क ने बोला नहीं, जानवरों के साथ नहीं, कुछ और करते हैं। वो डायरेक्टरी में घुसे हार्वर्ड की, सब तरफ से स्टूडेंट्स की फोटो निकाली, बिना उनकी परमिशन के ऑनलाइन पोस्ट कर दी, और सवाल दे दिया जनता को, रेट करो हु इज हॉट, हु इज नॉट। अब हाहाकार मच गया। अगले 4 घंटे में 22,000 लोग, उस जमाने में सोचिए 22,000 लोग कैंपस से साइट पे आ गए, और सैकड़ों लोगों ने हॉट नॉट की रेटिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बाद में कॉलेज में खबर फैल गई, कॉलेज में चारों तरफ गुस्सा, आक्रोश। उनको ये सब कुछ पीछे लेना पड़ गया, हटाना पड़ गया। लेकिन इसके बाद मार्क ने क्या किया? क्या वैसी ही गलतियां रिपीट की? क्या वो खत्म हो गए? क्या उनका सारा मोटिवेशन डाउन हो गया? नहीं, इसके बाद नए मार्क का जन्म हुआ। उसके बाद मार्क को रियलाइज हुआ, यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं मैं, हार्वर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हजारों स्टूडेंट है, आपस में हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारे पास एक दूसरे से बात करने का कोई जरिया नहीं है, जितने भी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यहां पर है सब इनकम्पिटेंट है। मार्क को लगा कुछ करना चाहिए। मार्क को लगा बहुत बड़ी समस्या है, स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो नेटवर्क कैसे होगा। मार्क यूनिवर्सिटी वालों के पास पहुंचे, यूनिवर्सिटी ने बोला हम बना रहे हैं, जैसा सरकारी तंत्र होता है, हम बना रहे हैं, अभी कुछ साल लगेगा। अब मार्क का दिमाग घूम गया। मार्क ने कहा ये लोग सालों में बनाएंगे, इसको तो मैं हफ्तों में बना सकता हूं। जैन 2004 में मार्क ने कोडिंग लिखना शुरू किया। फेब 2004 में द फेसबुक को अपने दोस्त एडवार्डो के साथ मिलकर लॉन्च कर दिया। सोच के देखिए, जिसको बनाने में हार्वर्ड सालों मांग रहा था, महज 1 महीने में उसको उठाकर लॉन्च कर दिया। और जून में एक क्रांतिकारी घटना हुई। उसको जानने के लिए थोड़ी देर रुकिए, ये केस स्टडी पूरी देखना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लेसन मिलेंगे जो आपके सोचने, काम करने, जीने सब के तरीके को बदल देंगे। इस हिस्से का लेसन क्या है? हर यूथ से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, हो सकता है बहुत सारी गलतियां हुई, हो सकता है आपने लव अफेयर्स में बहुत टाइम वेस्ट किया हो सकता है आपको खूब सारे एडिक्शंस हुए हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा खो दिया हो सकता है आपने खुद पे भरोसा खो दिया हो। आज आपसे कहना चाहता हूं, मार्क की इस कहानी को सुनकर जाग जाइए, क्योंकि एक हादसा किसी को निखार सकता है और उसी हादसे से कोई दूसरा बिखर सकता है। हमें निखरना है, बिखरना नहीं है। और मार्क की ये कहानी यही सिखाती है कि जब आप गिरे, उसके अगले दिन से आप गिरे रह गए कि आपने वापस दुगनी शक्ति से खड़े होने का निर्णय लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, क्यों जन्म हुआ पूरे फेसबुक का? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने। प्रॉब्लम क्या थी? लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। यदि आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, यदि आपको आपके आसपास की कोई ऐसी प्रॉब्लम पता है जिसको सॉल्व करने में आपका पैशन भी है और आपके पास सॉल्यूशन भी है, आगे बढ़ जाइए। बड़े बड़े बिजनेसेस की शुरुआत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके होता है। फेब 2004 में लॉन्च होने वाला द फेसबुक मार्च में कोलंबिया पहुंच गया, स्टैनफोर्ड पहुंच गया, येल पहुंच गया, महज 1 महीने। और जून में ऑफिस शिफ्ट कर दिया कैलिफोर्निया में,
और उसी समर में सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना हुई। एस इन्वेस्टर पीटर थिल ने $500,000 लगभग 10% शेयर के लिए फेसबुक को दे दिए और उसी वक्त फेसबुक द फेसबुक से हटकर फेसबुक हो गया। वहीं पर उनको एक मेंटर मिल गया, एक भरोसा करने वाला व्यक्ति मिल गया, गाइड करने वाला व्यक्ति मिल गया। भारत के सभी स्टार्टअप से कहना चाहता हूं, जिनके पास भी आइडियाज है, जिन्होंने भी स्टार्टअप शुरू किए हैं, यदि आपके आसपास कोई मेंटर नहीं है तो मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आपका मेंटर। मैंने businessjito.com में स्टार्टअप का कोर्स लॉन्च किया है। फाउंडर्स कैसे ढूंढे, फंडिंग कैसे ले, कंपनी शुरू कैसे करें, आइडिया सही है कि नहीं, वैलिडेट कैसे करें, रिसर्च कैसे करें, HR पॉलिसी कैसे बनाएं, सेल्स पॉलिसी कैसे बनाएं, सब कुछ एंड के कॉम्प्लायंस तक और बिजनेस प्लान तक सैकड़ों फॉर्मेट के साथ मैंने स्टार्टअप कोर्स में दे दिया। जिस आइडिया और जिस फाउंडर में जबरदस्त दम नजर आएगा, मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी खुद उनमें पैसा लगाऊंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आइडिया के लिए सीरियस हो या खाली बात करना चाहते हो? वास्तविकता में मेंटर की तलाश है या बहुत सारी गलतियां खुद करके एक दिन खत्म हो जाओगे? चुनाव आपका है। जब मार्क ज़करबर्ग जैसे लोगों को पीटर थिल जैसे मेंटर की जरूरत पड़ी, जिन्होंने 11 साल में अपना ऐप बना के पटक दिया था बाजार में, तो सोचिए हर बिजनेस को मेंटर की कितनी जरूरत है। हर बिजनेसमैन, हर प्रोफेशनल, हर सर्विस प्रोवाइडर, सबके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पिछले 15 साल से बिजनेस गुरुकुल, जो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, उसमें मैं यही सवाल सुन रहा हूं। लोग पूछते हैं, सर प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव करें, सर बिजनेस मॉडल को कैसे इंप्रूव करें, सर कस्टमर क्या लाइक करते हैं, क्या नहीं लाइक करते, ये कैसे पता चलेगा, सर हम लोग अंदर बैठे हुए, हमको हमारे फॉल्ट नजर नहीं आते, फॉल्ट कैसे ढूंढे? फेसबुक से जानिए इसका रास्ता। 2007 में फेसबुक ने हैकाथन शुरू किया और हैकाथन में क्या हुआ, उन्होंने इंटरनली बहुत सारे इंजीनियर्स को यूज किया। वो लोग नए नए प्रोडक्ट बनाते, वो प्रोडक्ट एब्सोल्युटली न्यू भी होते, वो प्रोडक्ट कई बार डेवलपमेंट भी होते और वही लोग प्रोडक्ट में गलतियां भी ढूंढते। उसके बाद दुनिया भर के लोगों को उसके लिए इनवाइट किया जाता। वो सब अपने अपने अलग अलग शहरों से नए नए प्रोडक्ट बनाते, प्रोडक्ट्स में फॉल्ट ढूंढते। बाद में जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाता, उनको ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप, मतलब पूरा पैसा फेसबुक देती, पूरा खर्चा फेसबुक उठाती, सबको लेके वो अपने हेड ऑफिस में जाते। फिर वहां पर अपने इंजीनियर के डेवलप किए गए प्रोटोटाइप से फाइट करवाते और अल्टीमेटली जो चीज जीतती, जो प्रोटोटाइप जीतता, जो भी गलतियां मिलती, हफ्तों के भीतर उनको इंप्लीमेंट किया जाता, हफ्तों के भीतर। और इस तरीके से फेसबुक ने जितने भी स्क्रीन पे इस वक्त नाम आ रहे हैं, ये सारे के सारे फेसबुक ने हैकाथन के माध्यम से डेवलप किए। आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप खुद अपने बिजनेस में यही कर सकते हैं। यही बिजनेस गुरुकुल में मैं सालों से सिखाता आया हूं। जितने भी बिजनेस ओनर के बड़े सपने हैं, भाई मैं आज आपसे खुली एक बात कहना चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों को इस क्षण लग सकता है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं यथार्थ कह रहा हूं। यदि बिजनेस का बड़ा सपना है, यदि बिजनेस को सैकड़ों गुना बड़ा करना है, यदि आपको लगता है कि आपके बिजनेस में स्कोप है लेकिन आप अटक गए हैं, यदि आपको लगता है कि मुझे मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ले जाना है, यदि आपको लगता है मेरे प्रोडक्ट में संभावना है, यदि आपके अंदर पैसा कमाने की भूख है, मैं आपको बिजनेस गुरुकुल में इनवाइट करना चाहता हूं। अपने आप से पहले एक बड़ा सवाल कीजिए, क्या मैं वास्तविकता में बिजनेस को कई गुना बढ़ाना चाहता हूं? क्योंकि जब फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, जो खुद ब्रिलियंट है, जीनियस है, उनकी टॉप टीम जीनियस लोगों की टीम है, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? कस्टमर से इनपुट ले रहे हैं। उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड ओवर फ्रेश रॉ टैलेंट से इनपुट ले रहे हैं। उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? उन सबको आपस में भिड़वा रहे हैं और बेस्ट को सेलेक्ट करके प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हैं, इंप्रोवाइज कर रहे हैं। एक बिजनेस ओनर, एक प्रोफेशनल के रूप में अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने कस्टमर को इतना वजन देता हूं, इतनी इंपॉर्टेंस देता हूं? क्या मैं उसके इनपुट्स की कद्र करता हूं? या मेरे यहां कोई मैकेनिज्म भी है क्या इनपुट लेने का? नहीं है ना? आंख बंद करके बिजनेस गुरुकुल में आइए। आपसे एक बड़ा सवाल, क्या आप अपने ऑफिस का, अपने बिजनेस का, अपने एंटरप्राइज का वर्क कल्चर सुधारना चाहते हैं? क्या आप अपने एम्प्लॉइज में स्पीड लाना चाहते हैं? तो जरा मार्क की बात सुनिए। मार्क क्या कहते हैं? मैं अपनी टीम का 20% टाइम काम से हटा देता हूं। अब बोलेंगे काम से हटा देते तो करते क्या है? मैं 20% टाइम
उनको कहता हूं कि वो एक दूसरे से सोशलाइज करें, कंपनी में दूसरे लोगों से सोशलाइज करें, ताकि उनको ये पता लग सके कि बाकी लोग किस किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और कभी कोई प्रोडक्ट डेवलप करना हो तो किसकी किसकी मदद ली जा सकती है। इसकी वजह से मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा स्पीड है, इसकी वजह से लोग मेरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, इसकी वजह से हमने गूगल जैसी दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। इस स्पीड को इंश्योर करने के लिए मार्क क्या करते हैं, उन्होंने पूरे फेसबुक में फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखा है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? लेयर्स कम है, डिसीजन मेकिंग तेज है, कोई किसी के टैलेंट को किल नहीं करता। जो लोवेस्ट लेवल का आदमी है वो भी अपने बेस्ट आइडिया को लेकर तुरंत टॉप लेवल पर आ सकता है। जिसको भी जिससे काम है वो तेजी से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकता है। वहीं दूसरी और पुरानी कंपनियां, सरकारी कंपनियां या बहुत जो हैवी हो गई हैं, वो कंपनियां वर्टिकल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। वर्टिकल स्ट्रक्चर के चैलेंजेस क्या है? टॉप और बॉटम में बहुत सारा गैप होता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत वक्त लगता है, बहुत अप्रूवल लगते हैं। यंग टैलेंट अपने टैलेंट का डिस्प्ले करने के पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई बॉस कोई ना कोई लेवल पे उसको खत्म कर देता है, निपटा देता है। आज हर बिजनेस ओनर, सीनियर मैनेजमेंट को एक बड़ी सलाह दे रहा हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा माहौल बनाइए कि आपके नीचे वाले लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास आ सकें, कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आपके पास आ सकें, कोई इनोवेशन हो तो आपके पास आ सके। यदि आप रोज नहीं मिल सकते तो कम से कम वीकली ऑनलाइन दूसरे तरीकों से टीम से कनेक्ट होइए। आप ऐसे ईमेल आईडीज पैदा करिए जहां पर लोग खुल के अपने सजेशन भेज सकें, और उन सजेशंस को देखा जाता हो, पढ़ा जाता हो, उन पे विचार होता हो, विचार होने के बाद उनको जवाब दिया जाता हो और अच्छे सजेशंस को रिवार्ड किया जाता हो। जब कोई आपके ऊपर आपत्ति ले, जब कोई बिजनेस प्रोजेक्ट पर, कोई प्रोडक्ट पर, कोई सोच पर आपत्ति उठाए, उससे पर्सनली हर्ट मत होइए, क्योंकि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं आज की डेट में, टेस्ला से लेके एप्पल से लेके फेसबुक से लेके गूगल तक, सब फ्लैट है। और हायरिंग के बारे में मार्क जकरबर्ग के बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ 2 तरह के लोगों को हायर करता हूं, एक जिनमें रॉ इंटेलिजेंस हो। रॉ इंटेलिजेंस मतलब जो खुल के नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हो, जो सोचते हो, जो स्टेटस को चैलेंज करते हो, रॉ इंटेलिजेंस। और सेकेंडली, जिनका मेरे ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ अलाइनमेंट है। जिनके भी बड़े बिजनेस सेटअप हैं, बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं मार्क। मैं अपनी टॉप टीम में ऐसे लोगों को रखता हूं जिनके नीचे मैं काम कर सकूं। इसका मतलब आपके जो सेकंड लेफ्टिनेंट है उनमें इतना कैलिबर होना चाहिए कि यदि कभी आप न रहें तो भी बिजनेस चले। यदि आपकी सेकंड लाइन कमजोर है, आप बिजनेस पसीने से बड़ा नहीं करेंगे, आप बिजनेस रक्त से बड़ा करेंगे। और जिस दिन आपका बिजनेस एक लेवल पर पहुंचेगा, उसके पहले आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, दुनिया जान की सब बीमारियां हो चुकी होगी, और अंदर से आप सवाल कर रहे होंगे यार बहुत स्ट्रेस है। इसलिए सबसे पहले मार्क जुकरबर्ग के हायरिंग प्रिंसिपल्स पर ध्यान दीजिए। अपनी टीम को इवैल्यूएट करिए, क्या मेरी टीम में इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या मेरी सेकेंड लाइन ऐसी है जो कल मुझे उस विजन पर लेके जा सकती है। यदि नहीं लेके जा सकती तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप जीत नहीं पाएंगे। 2-3 किस्से आपको इस बात को समझाएंगे कि कैसे ये जो टॉप ग्लोबल लोग होते हैं ये किसी को सल्टा देते हैं, और जिसको सल्टा नहीं सकते उसको अपना लेते हैं। माई स्पेस फेसबुक के पहले आया, फ्रेंडस्टर ये भी फेसबुक के पहले आया। फेसबुक ने अपनी एजिलिटी से, अपनी तेजी से, अपनी डिसीजन मेकिंग से इनको सल्टा दिया। यहां पर इनकी भी गलती है, ये लोग फेसबुक को देखते रहे, चेंज होने को तैयार नहीं हुए। अब यहीं पर फेसबुक को एक चीज समझ आई, भाई व्हाट्सएप को मैं नहीं सल्टा पाऊंगा, भाई इंस्टाग्राम को मैं नहीं सल्टा पाऊंगा। तो 2012 में इंस्टाग्राम तेजी पर था, फेसबुक को लगा आगे जाके कंपटीटर बनेगा, $1 बिलियन में इंस्टाग्राम खरीद दिया। मामला वहां खत्म नहीं। अब व्हाट्सएप के साथ क्या हुआ? ब्रायन एक्टन फेसबुक में जॉब के लिए आए, फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया। अरे क्या ब्रायन ने ईगो पर ले लिया? नहीं लिया। जिस दिन फेसबुक ने खरीदने का प्रस्ताव दिया, ब्रायन एक्टन ने अपनी शर्तें रखी, और फेसबुक ने 2014 में वॉपिंग $19 बिलियन, इतना रुपया क्यों दिया भाई व्हाट्सएप को? क्योंकि उनको व्हाट्सएप को सल्टाना भी था। नहीं सलटते तो एफबी खुद सलट जाता, फेसबुक मैसेंजर सलट जाता, और अपनाना भी था, क्योंकि नहीं अपनाते तो कल की इतनी बड़ी ग्रोथ हाथ में नहीं आ पाती। फैक्ट क्या था? व्हाट्सएप हर दिन 8 बिलियन मैसेज भेज रहा था।
8 बिलियन और फेसबुक मैनेजर महज 3.5 बिलियन मैसेज भेज रहा था। फेसबुक मैसेंजर में ये बात क्लियर थी कि एक दिन व्हाट्सएप हमको खा जाएगा। उसके पहले जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खा लिया, अपना बना लिया। उसके लिए कई आड़ी टेढ़ी नियम शर्तें ब्रायन एक्टन ने रखी। मार्क जकरबर्ग ने सब मान ली। मैं यहाँ हर बिजनेस ओनर से कहना चाहता हूँ, हर थोड़े अंतराल में कॉम्पिटिटर ऑडिट कीजिए। क्या मेरे कस्टमर कॉम्पिटिटर की तरफ जा रहे हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जो मेरा कॉम्पिटिटर अपना रहा है? कौन सा ऐसा रिवार्ड है जो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दे रहा है? उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग में क्या चेंजेस आए? उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या चेंजेस आए? कॉम्पिटिटर एनालिसिस का पूरा फॉर्मेट हम बिजनेस ऑडिट में भी देते हैं, बिजनेस गुरुकुल में देते हैं और ये स्ट्रॉन्ग हिदायत देते हैं लोगों को कि लगातार कॉम्पिटिटर ऑडिट करना। और दोस्तों, यदि मेरी पर्सनल लाइकिंग की बात करूं तो इस वक्त दुनिया में जितने यंग बिलियनियर्स हैं उसमें मार्क जकरबर्ग मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। उसका एक कारण ये है, महज 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला ऐप बनाकर यह प्रूव किया कि कम उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पर छू गई, 2015 में मार्क ने अपने फेसबुक के 99% शेयर्स वैल्यू $45 बिलियन उठाए, चैरिटी कर दी। यहां पर फिर एक भ्रम तोड़ा कि चैरिटी करने के लिए बुढ़ापे की जरूरत है या जवानी सिर्फ एंजॉय करने के लिए होती है। मार्क जकरबर्ग एक अद्भुत असाधारण केस स्टडी है, एक ऐसी केस स्टडी जो ये दिखाती है कि 25 साल और 30 साल की उम्र में दुनिया में शिखर पर पहुंचा जा सकता है और हर वो चीज की जा सकती है जिसके लिए लोगों को कई जन्म लगेंगे, कई जन्म। और यहां पर स्क्रीन पर मार्क जकरबर्ग के इस कोट के साथ मैं आज की एक केस स्टडी समाप्त करता हूं। आई एम हियर टू बिल्ड समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, एनीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन। मैं यहां लंबी अवधि के लिए कुछ बड़ा खड़ा करने के लिए आया हूं, बाकी सब मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। आप भी लंबी अवधि के लिए कुछ बड़ा खड़ा करने की सोचो, बाकी सब चीज डिस्ट्रैक्शन होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।